नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिक अंक 2025 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर की अहम भूमिका होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है तथा प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त में से कौन सा से सही है कथन का चयन करें। पहला कथन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है, वर्ष 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। यह कथन सही है। तो इस प्रकार से अगर विकल्पों को देखें तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। कथन एक गलत क्यों है? अगर देखा जाए तो विशेष रिपोर्ट अर्थात स्पेशल 301 रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि अर्थात USTR के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक संरक्षण और परिवर्तन की स्थिति का आकलन करने के लिए जारी की जाती है। अर्थात यह रिपोर्ट जो है बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा नहीं, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार से विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो कथन पहला है कि यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। कथन गलत है। और दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रमबल भागीदारी दर में वृद्धि देखने को मिली है। तो कथन दो जो है यह सही है। इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। कथन एक गलत क्यों है? आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण 2024 यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यह रिपोर्ट जो है मुख्य रूप से भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन अर्थात NSO के द्वारा जारी किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए, यह रिपोर्ट आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO के द्वारा जारी किया जाता है। इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर 3.2% पर स्थिर रही और श्रमबल भागीदारी दर राष्ट्रीय स्तर पर बढ़कर 60.1% हो गई, जो वर्ष 2022-23 में 57.9% थी। इस सर्वेक्षण के मुख्य आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमबल भागीदारी दर बढ़कर 63.7% हो गया और श्रमिक जनसंख्या अनुपात भी बढ़कर 58.2% हो गया है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसको PMMY शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कब प्रारंभ की गई थी? तो यह योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 2025 में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह पहल जो है नॉन कॉर्पोरेट और नॉन एग्रीकल्चरल वाले छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के द्वारा की गई है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है यह थाईलैंड के द्वारा की गई है। यह कथन जो है इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो यह कथन जो है सही है। दूसरा कथन है, इसका विषय जो है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। ये कथन भी सही है। इसके अगला कथन है कि इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो तीनों कथन इसके सत्य हैं। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बिम्स्टेक के बारे में और जानकारी हासिल करें तो बिम्स्टेक की स्थापना जो है वो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1997 में 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है बांग्लादेश की ढाका में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा बिम्स्टेक के सचिव की बात करें तो बिम्स्टेक के सचिव वर्तमान में भारत के इंद्रमणि पांडे जो हैं वो भारत के रहने वाले हैं और वर्तमान में बिम्स्टेक के सचिव हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके मुख्य सदस्य देश हैं। वहीं पर इसकी अध्यक्षता जो है अगले यानी छठे के बाद 7वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है अब बांग्लादेश को दी गई है, जो कि यहाँ से अगले 2 सालों के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो होंगे उसकी अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो विकल्प
ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? तो यह तमिलनाडु राज्य है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अर्थात SMR बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो यह दुबई में खोला जाएगा। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण जो है किस नाम से किया है? तो इसका नाम है गज सिंह के नाम से इसका अनावरण किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 4 से 15 मई 2025 के बीच में किया जाएगा और मुख्य रूप से इसकी मेजबानी जो है इस बार बिहार कर रहा है। यह आयोजन मुख्य रूप से पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया है, जबकि जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग की स्पर्धाएं नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं। अगर इसके पदकों की बात करें तो महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ पहले स्थान पर था, जबकि हरियाणा इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं बिहार इस खेल के 6वें संस्करण में 21वें स्थान पे था, लेकिन इस वर्ष यानी इस खेल के 7वें संस्करण में बिहार इस बार 15वें स्थान पे है। तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र हो गया, दूसरे स्थान पे हरियाणा है और बिहार का इसमें स्थान 15वां है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो शुभंकर है उसका नाम है गज सिंह। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है मित्र। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह SBI के द्वारा लॉन्च किया गया। विकल्प ए जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पुणे में आयोजित किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? तो वाइब कोडिंग जो है यह जनरेटिव AI से संबंधित है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो यह इंदौर है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। तथा दूसरा कथन है कि बिहार में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? तो इसमें दोनों कथन सही हैं, अर्थात कथन 1 और कथन 2 ये दोनों सही हैं। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो INS वर्षा ये एक प्रकार परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। INS वर्षा यह परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई हैं। अगला कथन है, भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है। तो इसमें कथन कौन कौन से सही हैं? इसमें दोनों कथन सही है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा
कौन से कथन और कारण दिया गया है। तो पहला कथन है कि कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बनाया गया। तो ये कथन सही है या गलत है, इसकी चर्चा करनी है। तो कथन जो है कथन जो दिया गया है अभिकथन सही है। कारण पढ़ते हैं। स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योगों को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, अर्थात विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी नहीं होगा, ए और आर सही है, दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां टाइगर उद्यान राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। यह कथन भी सही है। इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन इसमें सही हैं। बात करें एनपीटी की, एनपीटी अर्थात क्या होता है? ये परमाणु अप्रसार संधि होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए एनपीटी का गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? तो 1968 में इसको हस्ताक्षरित किया गया था तथा 1970 में इसे लागू किया गया था। वहीं पे बात करें सीटीबीटी की, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि होता है इसका पूरा नाम। और इसे भी 1966 में ही इसे लागू इस संधि को लाया गया था 1966 में। और इसका भी वही उद्देश्य है कि मुख्य रूप से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाए। तो एनपीटी और सीटीबीटी जो है एक परमाणु अंतर्राष्ट्रीय संधियों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? इस लक्ष्य को नॉर्वे ने प्राप्त किया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो चीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी चीन के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने का लक्ष्य जो है वो नॉर्वे के द्वारा वर्तमान में पूरा किया गया है। लेकिन याद रखिएगा चीन के द्वारा उत्पादन भी ईवी का अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन और यूज भी चाइना के द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो ये जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जा रहा है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। भारत की ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर हम कुछ और ऑपरेशन की बात कर लें जो भारत के द्वारा शुरू किया गया था, तो पहला अगर देखें ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो म्यांमार में जो भूकंप आया था, तो उसमें भूकंप पीड़ितों को मानवीयता सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। वहीं पर अगर बात करें ऑपरेशन सिंधु की, तो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ था अभी भी जारी है, उसमें मुख्य रूप से इजराइल और ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। तो फिलहाल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा जो एक ऑपरेशन शुरू किया गया था उसका नाम है ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो यह भारत ने इसमें फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है और वर्तमान में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। अगर पहले स्थान की बात करें कि इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो चीन पहले स्थान पे है, अर्थात सौर ऊर्जा उत्पादक में विश्व स्तर पर चीन पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे अभी भारत हो गया जापान को छोड़ते हुए, और चौथे स्थान पे यहाँ पे जापान है। वहीं पर अगर भारत में सौर ऊर्जा उत्पादक में अग्रणी राज्यों की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। इन तथ्यों को एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए है, तीसरे स्थान पे भारत है, चौथे स्थान पे जापान है। वहीं पर भारत में सौर ऊर्जा उत्पादक में पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे कर्नाटक तथा तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारत को जापान
जापान को भारत पीछे छोड़कर वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कौन से कथन सही हैं उनका चयन करें। तो कथन पहला है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ठीक है, ये कथन पूर्ण रूप से सही है। दूसरा कथन देखते हैं, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ये कथन भी सही है। अगला कथन है, यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर क्रियान्वित की जा रही है। तो ये कथन भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी है। सभी 1, 2, 3 कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण के रूप में इस प्रश्न को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। भारत ने वर्ष 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक के थीम के साथ मनाया है। अभिकथन सही है। कारण है कि भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। देखिए, अगर अकेले इस कथन कारण को पढ़ा जाए ना कि भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की गई है, तो कथन के बिना अगर इस कारण को पढ़ा जाए तो ये कारण सही है। लेकिन अगर कथन के साथ इस कारण को पढ़ा जाता है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण के जो सवाल होते हैं ना एक साथ पढ़े जाते हैं, बीच में क्योंकि जोड़कर। अगर हम ऐसे पढ़ें तो भारत ने वर्ष 2025 में पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया क्योंकि भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की। अगर इस प्रकार से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो ये कारण गलत है। ठीक है, तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। परंतु अगर सिर्फ कारण को आप अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग सेंटेंस में पढ़ेंगे तो कारण सही है। और यह नीति जो है राष्ट्रीय नीति कब शुरू की गई थी, तो 1 जुलाई 2022 को यह नीति शुरू की गई थी। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है डस्टलिक, जो कि 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ। इसका आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। आयोजन जो है इसके पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो किसके सहयोग से ये लॉन्च किया गया है? ABC, अर्थात विकल्प डी सही है, यानी मिस्ट्री और सीसर्ट और सीसा। अगर इसको देखें, इसको विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करें तो डिजिटल खतरा अर्थात डिजिटल थ्रेट अर्थात डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिस्ट्री का फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शॉर्ट इन और सीसा द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में बढ़ते साइबर खतरों का विश्लेषण करती है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पे हमने मिस्ट्री का फुल फॉर्म बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो गया। और उसके बाद अगर देखें सीसा की बात करें तो सीसा का मतलब हो जाता है स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सर्विस एग्रीमेंट। सीसा का मतलब स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सर्विस एग्रीमेंट इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो यह रांची में शुरू किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये 800 करोड़ रुपए का योजना है उनका उद्घाटन किया गया है। ये जो मुख्य रूप से ऐसे उद्घाटन जो होते हैं वो चुनावी सालों में किए जाते हैं, बाकी के सालों में पता नहीं ये कहाँ सोए रहते हैं लोग। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो यह निर्देश CBSE के द्वारा दिया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा तो कथन इसमें दिए गए हैं, अभी कथन और कारण करके यह प्रश्न दिया गया है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं।
तो अभी कथन है कि डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल अभी कथन सही है। कारण देख लेते हैं। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये कथन जो कारण जो है गलत है। अभी कथन सही है, कारण गलत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। आर कैसे गलत है? यह जो रुद्रम 2 मिसाइल है ये नौसेना के लिए नहीं विकसित किया गया है, यह एयरफोर्स के लिए विकसित किया गया है। और बात करें भारत की नौसेना की पहली एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है, तो इसका नाम नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जो कि भारतीय नौसेना की पहली एंटी टैंक मिसाइल है, उसका नाम है नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, उसका नाम है। ठीक है, इसलिए कारण जो है यहाँ पे गलत है लेकिन अभी कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह ड्रॉयड नेटवर्क के द्वारा बनाया गया है या डिजाइन किया गया है? ड्रॉयड नेटवर्क के द्वारा यह बनाया गया या डिजाइन किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि रेत कला में, रेत यानी सैंड जो होता है, बालू जो होता है, उसमें उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया? तो यह इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर एक चीज़ आप कंफर्म कर लें, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो है इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया और पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है, एस जयशंकर, जो कि वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्री हैं। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो यह बांग्लादेश ने संभाली है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। हमने पहले के प्रश्नों में भी इसकी चर्चा की थी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें तथा उपरोक्त में से कौन सा सही है उसका चयन करें। तो कथन पहला है कि प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं। परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट LEO लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। तो ये कथन भी सही है, इसलिए विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वो बिहार के द्वारा किया जाएगा। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें एशिया हॉकी कप की, और तो एशिया हॉकी कप 2025 का जो शुभंकर है उसका नाम है चांद रखा गया है। एशिया हॉकी कप 2025 के शुभंकर का नाम चांद है, जो कि राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, न्यूयॉर्क के द्वारा यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो यह कजाकिस्तान में खोजा गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो यह नीरज चोपड़ा जी के द्वारा पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता गया है। इसके अलावा ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 का भी खिताब नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। इसमें इन्होंने ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिसका आयोजन जो है चेक गणराज्य में किया गया था। और ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक में इन्होंने 85.29 मीटर का थ्रो किया था। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो यह मिशन जो है किस
अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है। यह ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है, अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है कि भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। यह कथन गलत है। और विकल्पों की बात करें तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। केवल एक कथन सही है। कथन 2 क्यों गलत है कि चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था वो बैंकॉक थाईलैंड में नहीं बल्कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है वह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2025 के बीच में किया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, केवल कथन एक सत्य है। अगला प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया था। बिहार में सूर्य दिवस के अवसर पर एक आयोजन किया गया है जिसका नाम है सूर्य किरण एरोबैटिक शो। इसका आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है पटना में किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? प्रश्न लंबा है, एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो यह राज्य मेघालय है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन है? तो ये कोको गॉफ है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन है? तो ये कोको गॉफ है। उसके अलावा कुछ और विंबलडन की बात कर लें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल की बात कर रहे हैं। ये महिला एकल की बात की गई है। यहाँ पे प्रश्न में महिला एकल का जिक्र किया गया है। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल कोको गॉफ ने जीता है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वहीं पे विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया है? तो इस खेल का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पटना में किया गया था। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम तो इसका 2025 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये खेल जो है या आयोजन जो है पूर्ण हो चुका है। इसमें प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र रहा है, दूसरे स्थान पे हरियाणा रहा है तथा बिहार का इसमें 15वां स्थान रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो से संबंधित या फैक्ट तथ्यों से संबंधित कोई सुझाव हो या कोई विचार हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।